भाई की शादी होने वाली थी। मुझे बड़ी खुशी थी कि भाभी आएगी, घर में खूब रौनक होगी। अम्मा ने खुद लड़की पसंद की थी। भाई परदेश में था, वो भी शादी के लिए आने वाला था। घर में खूब रौनक हंगामा लगा हुआ था। शादी शुदा बहनें भी बार बार चक्कर काटती, कभी सब बाजार जाते तो कभी ढोलक बजता। लेकिन मुझे अब तक ये नहीं पता था कि मेरी होने वाली भाभी कौन है। फिर शादी से कुछ दिन पहले जब भाई परदेश से वापस आए तो अम्मा से कहने लगे, लड़की की तस्वीर तो दिखाओ। अम्मा कहने लगी, वो लोग बड़े पर्देदार लोग हैं, बच्ची की कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ हम औरतों ने ही लड़की देख रखी है, तुम भी शादी वाले दिन देख लेना। ये सुनकर भाई ने बरअलिफ सामना बनाया और कुछ ना बोले। और फिर जब हम धूमधाम से बारात लेकर गए तब मैंने पहली बार भाभी को देखा। वो औरतों के बीच स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी थी और ये देखकर मीर अदल धड़कना ही भूल गया था कि वो तो उम्र में बहुत ही छोटी थी, कोई 1615 साल की लड़की, जबकि मेरा भाई पूरे 32 साल का जवान मर्द था। मैं निहस्तगी से बड़ी बहन को कहा कि भाई के लिए दुल्हन ढूंढनी थी, तुमने तो बच्ची तलाश कर ली। ये सुनते ही बड़ी बहन ने मेरे सर पर चीख लगाई, होंठों पर उंगली रखकर कहने लगी, खामोश रहो अर्द गिरदाल, इतने लोग हैं, किसी ने सुन लिया तो बात का पत्तन गुड़ बन जाएगा। शादी वाले घर में बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। मैं इस वक्त तो खामोश हो गया, लेकिन जब भाभी रुखसत होकर हमारे घर अलिफ तो भाई का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। वो आहिस्तगी से अम्मा को एक कोने में ले जाकर कहने लगे कि आपने मेरी शादी करवाई है, नीची गो दिल्ली है, ये 1615 साल की बच्ची मेरी बीवी कैसे हो सकती है। अम्मा ने नाराजगी से भाई को देखा और कहने लगी, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं इतनी हुसैन और कम उम्र लड़की को बहू बनाकर लाई हूं। वैसे भी तुझे परदेश जाना है, यहाँ बहू को मुझे ही भुगतना होगा। कम उम्र लड़की मेरे काबू में रह जाएगी, मैं बेटी बनाकर रखूंगी। लेकिन अगर यही में कोई सही उम्र की लड़की ले आती तो मेरे सर पर चढ़ कर नाचिती। अम्मा ने अपना सारा मामला खिलकर भाई को बताया था और भाई ने सर पकड़ लिया था। शादी की रात भाई भी कमरे में चल गए और मैं बाहर बैठकर बहनों के साथ ढोल बाजे में मसरूफ हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद सख्ती से कहने लगी, चुल्लू अब सब अपने अपने कमरों में जाओ और सो जाओ। मैंने तो उठकर चली गई, लेकिन मेरी नज़र इस बंद दरवाजे पर ढेर सी गई। मैं भी जवान था, जानता था कि शादी की रात क्या होता है, और इस वक्त तो और भी तजस हो रहा था क्योंकि मेरे भाई को एक इंतहाई कम उम्र लड़की मिली थी जिसे शायद शादी और उसकी जिम्मेदारियों का इल्म भी ना था। दिल चाहा कि किसी तरह उन दोनों की बातें सुनूं और जानूं के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन फिर दिमाग ने मना किया कि ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं करनी और मैं भी अपने कमरे में चला आया। अगली सुबह जब भाभी कमरे से निकली तो मैं उनके चेहरे को तकने लगा। वो इंतहाई घबराई और शर्माई हुई सी थी, नजरें झुकी हुई थीं और हाथ पांव कांप रहे थे। भाई तो कमरे में ही थे, भाभी को अलबत्ता अम्मा ने डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया था और वो हम सब के साथ बड़ी मुश्किल से ही नाश्ता कर रही थीं। नाश्ते के साथ साथ ही अम्मा उन्हें हमारे घर के तौर तरीके और उसूल समझा रही थीं और वो बस अम्मा की बातों पर सर हिला रही थी। बाकी का सारा दिन मसरूफियात में गुजरा और वलीमे की तकरीब भी अगले दिन निमट गई। इसके बाद शादीशुदा बहनें अपने घर चली गईं तो मुझे भाभी के साथ बातचीत करने का मौका मिला और मुझे पता चला कि वो तो बहुत शौक व चंचल किस्म की लड़की थीं। शायद उम्र का तकाजा था, अब फिर उनकी फितरत ऐसी थी कि वो जोर से हंसती, बातचीत करती, टीवी देखना उन्हें पसंद था। लेकिन जब भाई उनके इस पास होते तो वो बिल्कुल खामोश हो जाती, घबराई हुई सी, सहमी हुई सी, और इस बात को मैं बहुत ज्यादा महसूस कर रहा था। शादी के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हुआ तो भाई और भाभी के साथ अम्मा और मेरी भी दावतें शुरू हो गईं। हम चारों हर जगह साथ जाते। भाभी नई दुल्हन थी, अम्मा उन्हें घर से ही समझा कर जाती कि कहीं ज्यादा बातचीत नहीं करनी, खामोशी से सर झुकाए बैठे रहना है, और वो अम्मा की बात पर मन वो अनअमल करती। 15 दिन कहाँ गुजरे पता ही नहीं चला। भाई और भाभी एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त भी ना गुजार सके थे और भाई के जाने का दिन आ गया था। इस दिन मैंने भाभी को रोते हुए देखा। मरियम भाई फूट फूट कर रो रही थी। फिर अम्मा ने उन्हें डांटा और कहा कि ये कोई तरीका है क्या, जाने वाले के सामने इस तरह रूढ़ी हो, इसका भी दिल खराब होगा, वो तुम्हें यहाँ जंगल में छोड़कर नहीं जा रहा। अम्मा ने सख्त लहजे में भाभी को डांटा था। बेचारी भाभी ने अपने उनसों का गला घूंट दिया था और भाई परदेश के लिए रवाना हो गया था। इस दिन के बाद से मैंने मरियम भाभी का एक नया रूप देखा। वो बिल्कुल खामोश सी हो गई थी, सारा वक्त बस तो घर के काम करती या अपने कमरे में बंद रहती। भाई को गए 2 महीने भी गुजर गए। मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ी और मैं सारा दिन घर में रहने लगा तो मैंने देखा कि मरियम भाभी पहले जैसी नहीं रहे। आंखों के नीचे हल्के थे जैसे वो रातों
को जागती हूँ, चेहरा जर्दी माइल हो चुका था, कपड़े मलगजे से रहते और वो घर के काम करती रहती। एक दिन मैं बावर्ची खाने में गया और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर पहले तो वो कुछ चूंगी और फिर पूछने लगी, क्या बात है मुनव्वर, कुछ चाहिए क्या? मैंने बहुत नरमी से पूछा, आपको क्या हो गया है? मरियम माना कि भाई यहाँ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपना ये हुलिया बना कर रखें। मेरी बात सुनकर मरियम भाभी ने बहुत गहरी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हें मेरी फिक्र है? उनके सवाल में कुछ अजीब सी छन थी। मैं चौंका और कहा, हाँ मुझे आपकी फिक्र है। वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, चुल्लू शुक्र है किसी को तो मेरी फिक्र है। मैंने भाभी से कहा, ऐसी बातें क्यों करती हैं? अम्मा को भी आपकी बहुत फिक्र है और भाई भी तो आपको पाबंदी से फोन करते हैं। भाई के नाम पर भी वो तंजा मुस्कुराई और कहने लगी कि सात समंदर पार बेटा, तुम्हारा भाई ना मेरी जरूरतें पूरी कर सकता है और ना ही मेरी ख्वाहिशात। चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए भाभी बावर्चीखाने से निकल कर चली गई और मैं उनकी बात में उलझ कर रह गया। 16 साला मरियम भाभी ने इतनी गहरी बात की थी कि मैं पूरी तरह चौंक उठा था। वो पहले वाली उल्हड़ और शरारती लड़की नहीं रही थी। बिल्कुहान के अंदर बहुत बदलाव और ठहरा आ गया था। जब वो रुखसत होकर आई थीं, जब दहली पुतली कमजोर सी लड़की थीं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका वजूद भी तब्दील हो रहा था। वो जो उन नजर आ रही थीं। मैं खुद भी 30 साल का एक जवान आदमी था, इसीलिए भाभी के अंदर का बदलाव अच्छी तरह महसूस कर सकता था। फिर एक अजीब बात हुई। इस दिन के बाद से भाभी ने मुझसे बातचीत शुरू कर दी। वो खुद मेरे पास अगर बैठ जाती, कभी चाय लेकर तो कभी पकौड़े बनाकर मुझसे बातें करने लगती। शाम के वक्त तो अक्सर ही वो आंगन में मेरे साथ बैठ जाती। 2-4 दिन तो अम्मा ने कुछ न कहा, लेकिन 5वें दिन अम्मा मेरे कमरे में आ गईं और कहने लगी, ये मरियम तुमसे बैठकर घंटों घंटों किया बातें करती हैं। मैं तो ये सोच कर लाई थी कि सीधी साधी लड़की है, लेकिन इसके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं है। बेहतर यह है कि तुम भी इससे दूर रहा करो। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, अम्मा ऐसी बात क्यों कर रही हैं? वो भाभी हैं, मेरी इस घर में रहती है, हम दोनों बात नहीं कर सकते क्या? अम्मा कहने लगी, तुम जानते नहीं हो इसको किस कदर खराब लड़की है। मैं तो सीधा सादा मासूम समझ कर लाई थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि मक्कारी इसमें कोट कोट कर भरी है। तुम्हारे भाई को भी फोन कर कर के भड़कती है। बस नहीं चलता कि आ तो खुद परदेस चली जाए, आ तुम्हारे भाई को वापस बुला ले। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन अम्मा से कुछ न कहा, क्योंकि अम्मा से बात करने का मतलब नया झगड़ा खड़ा करना था। अलबत्ता मैंने मरियम भाभी से खुद थोड़ा किनारा कर लिया कि कहीं के लिए कोई परेशानी ना हो जाए। मगर जब मरियम भाभी ने महसूस किया कि मैं उनसे बात नहीं कर रहा, तो सीधे मेरे कमरे में आने लगे। किसी न किसी बहाने से मेरे पास अगर बेड नूनगू ना इकर बैठ जाती। मुझे ये खौफ सताने लगा था कि कहीं अम्मा मेरी ही शामत ना ले अलिफ अब फिर भाभी को कुछ न कह दें, लेकिन मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। फिर एक शाम मैंने खुद उन्हें भाई से फोन पर बात करते हुए सुना और मैं जान गया कि अम्मा मुझे क्या समझाना चाह रही थी। भाभी भाई से साफ लफ्जों में कह रही थी कि मेरे लिए अब तन्हा रहना मुश्किल है, मेरा गुजारा नहीं होता, आप मुझे अपने पास बुलवा लें, आप फिर खुद वापस आ जाएं। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, मेरे भी कुछ फितरी तकाजे हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं, लेकिन आपको किसी बात से कोई सरोकार नहीं। भाभी भाई से शको कर रही थी और उनके लफ्जों में छुपा मफहूम में अच्छी तरह समझ गया था। मुझे खुद भी भाभी के लिए अफसोस हुआ। फिर भाभी ने फोन बंद किया और वो जोर जोर से रोने लगे। मैं भाभी के पास गया तो उन्होंने मेरे कंधे पर सर टका दिया और उनसे बहाने लगे। उनकी इस हरकत पर मैं खुद भी शशदर रह गया, लेकिन शायद वो अपने होश व हवास में नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें इस बात का एहसास न दिलाया कि मेरे लिए ये कितनी अजीब सी सिचुएशन है। थोड़ी देर उनसे बहाने के बाद वो अपने कमरे में वापस चली गई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, ना भाई लूट के आए थे, ना भाभी को बुलवाया था। अलबत्ता मैंने महसूस किया था कि अब उन दोनों के दरमियान ज्यादा बातचीत नहीं होती। भाभी के शब और रोज वही घर में अम्मा के साथ गुजरते थे। फिर मेरी भी मंगनी का वक्त आ गया। मीर अरशद पहले से ही यास्मीन के साथ तय था, बाकायदा धूमधाम से मेरी मंगनी भी हो गई। मेरी मंगनी पर भाभी खूब सज धज कर तैयार हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर कहीं खुशी नहीं थी। फिर मंगनी वाली रात वो मेरे कमरे मैं आई और तहाइफ रखने लगी तो मैंने उनसे पूछा, भाभी यास्मीन आपको कैसी लगी? मेरी बात सुनकर भाभी ने अजीब नजरों से मुझे देखा और बोली कि यास्मीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अभी तुम्हारी ओरास की शादी हो। भाभी की बात सुनकर मैं चौंका और पूछा कि क्यों, आप ऐसा क्यों नहीं चाहती? शादी तो 6 महीने बाद है। वो मेरे पास करीब आई और कहने लगी, क्योंकि फिर तुम्हारा साथ भी मुझसे छन जाएगा।
गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए वो वापस चली गई थी और मैं कितनी ही देर अपनी जगह खड़ा रह गया था। मीर अबेभी से बेतकल्लुफ होना, उनसे बातचीत करना इसलिए था ताकि उनका दिल बहल जाए, लेकिन न जाने भाभी इस रिश्ते को क्या समझ रही थी। फिर ये महीने भी गुजरते चले गए और यास्मीन रुखसत होकर घर उग। इस रात मैंने भाभी की आंखों में उनसो देखे थे, वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में नजर आ रही थी। सारा वक्त कामों में लगी रही थी, लेकिन बार बार मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे बात करना चाहती हों, कुछ कहना चाहती हों, लेकिन मेरी और उनकी कोई बात नहीं हुई थी। मैं यास्मीन के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू कर चुका था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। यास्मीन मेरी खाला की बेटी थी, अम्मा को बहुत प्यारी थी, इसीलिए वो सबकी आंखों का तारा बन गई। खासकर अम्मा तो इसे हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखती, बार बार तैयार होने का हुक्म देती और मरियम भाभी को कहती कि इसके हाथों पर मेहंदी लगाते रहा करो, नई दुल्हन है, मेहंदी वाले हाथ अच्छे लगते हैं। और मरियम भाभी कामों से फारिग होकर यास्मीन के हाथों पर मेहंदी लगा दिया करती। फिर मेरी शादी के 2 हफ्ते बाद ही यास्मीन अपने घर रहने के लिए चली गई और इत्तेफाक से मेरी छोटी बहन की तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ी तो इसने अम्मा को अपने घर बुला लिया। इसकी डिलीवरी का वक्त करीब था, अम्मा भी वहां चली गई, मैं और भाभी ही घर में अकेले थे। रात 1 बजे के करीब मेरे कमरे का दरवाजा बजा। मैंने दरवाजा खोला तो भाभी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनका हुलिया बहुत अजीब हो रहा था, आंखों में उनसो भरे हुए थे और ऐसा लगता था जैसे वो कहीं घंटों से रूठी हों। उन्हें देखकर मैं चौंक गया। वो अंदर चली आई और मेरे सामने ही बेड पर बैठ गई। बहुत अजीब सी नजरों से कभी मुझे देखती तो कभी अपना सर झुका लेती। मैंने पूछा, भाभी क्या बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। वो आहिस्तगी से कहने लगे, परेशानी नहीं, तकलीफ है और वो भी बहुत ज्यादा। मैंने ना समझी से मरियम भाभी को देखा तो वो कहने लगी, यास्मीन बहुत अच्छी है, लेकिन बुरी तो मैं भी नहीं हूं, फिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों? मैंने उनकी बातों का मफहूम ना समझा और कहा, क्या मतलब है भाभी? मरियम भाभी कहने लगी कि मैं भी मोहब्बत की मुस्तहिक हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी तवज्जो और मोहब्बत चाहिए? जब मैं इस घर में आई थी तो 1615 साल की लड़की थी और अब मैं 17 साल की हो चुकी हूं। मैंने इस घर को बहुत वक्त दिया है, तुम्हें बहुत वक्त दिया है, लेकिन बदले में मुझे कुछ ना मिला। मैं कब तक यूं ही तन्हाई का अजाब झेलती रहूंगी? तुम्हें मेरे जज्बात, मेरी ख्वाहिशात नजर नहीं आती? मैं भाभी नजर जमाए बैठा था और बहुत गौर से उनके वजूद का जायजा ले रहा था। उनके अंदर जो बेचैनी थी वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। आज मैं जाना चाहता था कि उनके दिल में क्या है। और फिर भाभी ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। वो तो मुझसे एक रात का साथ चाहती थीं, वो साथ जो शायद चाहकर भी मैं उन्हें नहीं दे सकता था। मैंने कहा, यह मुमकिन नहीं है, अगर अम्मा को पता चला तो मेरी जान ले लेंगी और मैं यास्मीन को क्या जवाब दूंगा? भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। खामोशी से मैंने अपनी जिंदगी के दिन इस घर में काटे हैं, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यास्मीन को देखती हूँ तो मेरे कलेजे में उब लगती है। मैं भी तो उसकी तरह दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन मुझे क्या मिला सिवाय तन्हाई और दुखों के? आखिर मेरा कसूर क्या है? मरियम भाभी फूट फूट कर रोने लगी तो मैंने उन्हें कंधे से लगा लिया और कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ देने के लिए राजी हूं, लेकिन सिर्फ एक बार। उनके चेहरे पर अचानक ही चेक उन्होंने तेजी से मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया और फिर मैंने भाभी की बात मान ली। ना यास्मीन थी ना अम्मा, इसीलिए मरियम भाभी की बात मान लेना मेरे लिए इस्म था। फिर मैं उनके दिल की हालत से गाफिल भी तो नहीं था। मैं जानता था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। अगर मैं भी उन्हें सहारा ना देता तो वो बाहर सहारे तलाश करना शुरू कर देती। इसलिए मैं उन्हें लेकर घर से निकल पड़ा। सारी रात हम दोनों घर से बाहर रहे और जब सुबह की अजानों के करीब घर में दाखिल हुए तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अम्मा घर में मौजूद थीं। वो तेज नजरों से हम दोनों को देख रही थीं और फिर अम्मा ने एक जोरदार थप्पड़ मरियम भाभी के मुंह पर लगाया था। कहने लगी, बेहया बेगैरत, शौहर के पीछे कहाँ घूमती फिर रही है? सारी रात तो घर में नहीं थी। मैंने तेरे शौहर को भी फोन करके बता दिया है, अब वही तुझसे हिसाब लेगा। अम्मा ने घोर कर मुझे देखा और पूछने लगी कि तो कहाँ इसके साथ घूम रहा था? तुझे कुछ गैरत है या नहीं? मैंने कहा था, नायबद किरदार है, इससे दूर रहना। अम्मा की बात सुन कर मुझसे रहा न गया और मैं भी गुस्से में चीख उठा। अम्मा एक नेक और बाकिरदार लड़की के बारे में इतना कुछ कह रही थी तो मैं खामोश कैसे रहता? मैं गुस्से में कहा कि मरियम बद किरदार नहीं है, ना ही बुरी है, बल्कि बुरी तो आप हैं। आपकी वजह से मरियम ने ये चूर रास्ता अपनाया। रात के अंधेरे में इसने किसी गुनाह की तरह ये काम किया। मेरी बात सुनकर अम्मा ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी कि इस औरत ने तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है और तो भी इसकी बातों में उगा है। मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। अम्मा ने मरियम भाभी को बालों से पकड़ लिया
اور کہنے لگیں تو بڑی حرام خور ہے، تو نے تو میرے دونوں بیٹوں کو مجھ سے دور کر دیا، میری ہی بچوں کو میرے خلاف بھڑکا دیا۔ مریم بھابھی نے تو کچھ نہ کہا تھا، لیکن میں اماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، مریم بھابھی کے بالوں کو اماں کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور کہا اماں خدا کا خوف کریں، جب سے مریم بھابھی کو اس گھر میں لائی ہے تب سے اپنے ان کو سانس ہی کہاں لینے دی ہے۔ شادی کے پہلے دن ہی ناشتے کی ٹیبل پر انہیں سونے سے لے کر اٹھنے تک کا حساب کتاب بتا دیا، سانس بھی آپ کی مرضی سے لینا تھی، گھر کے کاموں کی طویل فہرست انہیں پکڑ ادی۔ شوہر پردیس جانے والا تھا لیکن دونوں کو تنہائی کا موقع نہ دیا، ہر دعوت میں مجھے اور خود کو ساتھ شامل کر لیتی، بھائی کہیں ڈنر پر جاتے تو بھی میں اور آپ ان کے ساتھ جاتے، یہاں تک کہ بھائی کے پردیس جاتے وقت بھی اپنے بھابھی کو ایئرپورٹ ساتھ نہ لے جانا چاہا۔ بھابھی نے گھر میں انسو بہائے تو اپنے انہیں برا بھلا کہہ کر چپ کروا دیا، اور بھائی کے جانے کے بعد اب کو 24 گھنٹے کی مفت کی نوکرانی مل گئی اپنے کم عمر کی بہو، اسی لیے تلاش کی تھی نہ تاکہ اب ساری زندگی اسے اپنے قدموں میں غلام بنا کر رکھ سکیں۔ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بیٹا تو پردیس میں رہتا ہے، اسے یہاں کے بارے میں کچھ خیر خبر ہے، نہ ہی وہ لوٹ کر اس کتا ہے، اب جو کچھ اسے بتائیں گی وہ یقین کر لے گا، جیسا کہ آپ پہلے کرتی آئی تھی چھوٹی شہزادی کی شادی کے وقت بھی تو اپنے بھائی سے بہت بار جھوٹ کہہ کر پیسے منگوائے تھے، اپنے اس بار بھی یہی کیا، مریم کے نام پر خوب پیسے منگوائے، لیکن نہ بھابھی کی ضروریات کا خیال رکھا نہ خواہشات کا، سارے پیسے اپنی بیٹیوں پر اڑا دیے اور بھابھی کو مفت کی ملازمہ بنا ڈالا۔ بھائی کو بھابھی کے خلاف بھی بھڑکتی رہیں، کیا میں نہیں جانتا کہ بھائی اور بھابھی کے درمیان کتنی دوریاں ہیں اور کیوں ہیں؟ کیونکہ اپنے بھائی کو کہا ہے کہ بھابھی بد کردار ہے، ان کے پیچھے دوسرے لڑکوں سے چکر چلاتی ہیں، آپ کو تو یہی لگتا ہے نا، اور اسی بات کو مدعا بنا کر اپنے بھابھی کا میکے جانا بند کروا دیا۔ وہ اپنے ماں باپ کی یاد میں تڑپ رہی تھی اور جب اسمین اپنے گھر رہنے کے لیے گئی تو بھابھی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ ایک ہی گھر کی دو بہوؤں کے ساتھ الگ الگ رویہ کی دو رکھا گیا۔ جب اسمین اپنے گھر جا سکتی ہے تو پھر مریم بھابھی بھی جا سکتی تھی، ان کی اماں کی طبیعت خراب تھی، انہیں اپنی اماں کی آدار ہی تھی، اسی لیے میں خود انہیں ان کی بیمار ماں سے ملوانے کے لیے لے کر اگر گیا، اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ انہیں دن کی روشنی میں بخوشی میکے جانے کی اجازت دے دیتی تو رات کے اندھیرے میں وہ چوری چپ کے میرے ساتھ اپنے میکے جانے کی فرمائش نہ کرتی۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ میں نے بنا سوچے سمجھے حقیقت کا آئینہ اپنی ماں کے سامنے رکھ دیا تھا، کیونکہ میں بھی بھابھی کے ساتھ ہونے والے ظلموں کا گواہ تھا، میں بھی جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی گئیں، وہ کتنی تنہا تھیں، کتنی پریشان، وہ غریب گھرانے سے تھی، ماں بیمار تھی، باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، اور اسی بات کا میری ماں نے خوب فائدہ اٹھایا تھا، اور میں اتنے عرصے تک خاموش تماشائی بنا رہا تھا۔ لیکن اب جب میری شادی ہوئی اور میں نے یاسمین کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میری بھابھی کے ساتھ واقعی ہی بڑا ظلم ہوا تھا۔ یاسمین کو میر اسات نصیب تھا، اماں کی حمایت حاصل تھی، وہ اپنے میکے جا سکتی تھی، میرے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، اماں نے اس پر گھر کی زیادہ ذمہ داریاں بھی نہیں ڈالی تھی، لیکن نہ جانے مریم بھابھی کے ساتھ اماں کو کون سی دشمنی تھی کہ اماں نے ان کی زندگی مشکل بنا دی تھی۔ میری ساری باتیں سننے کے بعد اماں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی تھی اور دوبارہ باہر نہیں آئی تھی۔ مریم بھابھی نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا، جیسے میرا شکر یہ ادا کر رہی ہوں کیونکہ میں انہیں ان کے بیمار ماں سے ملوا کر لایا تھا۔ ساری رات وہ اپنی ماں کے تھا سرہانے بیٹھی روتی رہی تھی، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا کہ وہ کتنے مہینے اپنے میکے نہیں جا سکی تھی۔ اگر میں پہلے ہی اپنی آنکھیں کھولتا اور ان کے لیے سٹینڈ لیتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھائی کو فون کر کے بھی سب کچھ بتا دوں گا، پھر میں نے خود اپنے بھائی کو فون کیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ بھائی نے اماں کو فون کر کے نہ جانے کیا کہا تھا کہ اماں نے مریم بھابھی کی طرف سے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا تھا، مریم بھابھی اور یاسمین کے درمیان کام کی باریاں بانٹ دی گئی تھیں اور اب وہ دونوں برابر سے کام کرتی تھی۔ مریم بھابھی کو ان کے گھر جانے کی اجازت بھی مل گئی تھی، ہفتے میں ایک دن وہ اپنی اماں کے پاس بھی جانے لگی تھیں۔ اکثر وہ میری شکر گزار ہوت اور کہتی کہ منور میں ساری زندگی اب کا احسان نہیں بھول سکتی، لیکن میں ان کے آگے شرمندہ ہو جاتا کیونکہ یہ میرا فرض تھا کہ بھائی کی غیر موجودگی میں ان کا خیال کرتا، نہ کہ ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا۔ 2 مہینے گزرے تو بھائی بھی چھٹیوں پر واپس آ گئے، انہوں نے بھی مریم بھابھی سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، اور اس کے بعد مریم بھابھی پوری طرح کھل کر گلاب ہو گئی تھی۔ بھائی نے ان کا پاسپورٹ تیار کروایا تھا اور کچھ عرصے کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مریم بھابھی کے جانے کے بعد اماں کو ان کی کمی کا بہت احساس ہوا تھا اور بہو کی قدر بھی اب تھی، کیونکہ مریم بھابھی نے بہت اچھی طرح برا گھر سنبھالا ہو، الف تھا کبھی اماں سے زبان
درازی نہیں کی تھی بلکہ اماں کی ہر زیادتی کو خاموشی سے برداشت کیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اماں نے دل سے ان سے معافی بھی مانگی اور سارے رشتے ایک بار پھر پوری طرح جڑ گئے۔